ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट था लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 12 में हम लोग ने देखा कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, और उसका वैल्यू हम लोग को मिला था आई एल डी साइन थीटा करके। उसमें थीटा क्या होता है, तो इट इज़ द एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर 12 था उसमें। ठीक है, और लेक्चर नंबर 11 में हम लोग ने देखा अगर एक चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगता है तो वो क्या होता है और कितना होता है, बरोबर। अच्छा, तो बात करते हैं प्रीवियस लेक्चर की, जो कि लेक्चर नंबर 12 था। उसमें हमने पढ़ा था अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं कहा रख दूँ मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, उसके ऊपर फोर्स इतना लगता है आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, जिसमें एल क्या होता है, एल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर placed in magnetic field, करके। आई क्या होता है, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। आई क्या होता है, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। बी होता है मैग्नेटिक फील्ड इन विच the conductor is placed। ओके, तो ये इतना था। और फोर्स का डायरेक्शन कैसे बताते हैं हम लोग, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, ये फॉर्मूला था। डायरेक्शन हम लोग किससे बताते, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जो मैंने लेक्चर नंबर 11 में डिस्कस किया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग किससे बताते, राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, ओके। और दूसरा चीज़ ये इतना मालूम होना चाहिए। और एक चीज़, अगर एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, ये स्ट्रेट वायर कैसा है, करंट कैरिंग वायर है, कुछ कोई भी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, समझो ये आर डिस्टेंस पे, या ये वाले आर डिस्टेंस पे, या ये वाले आर डिस्टेंस पे, अगर आर डिस्टेंस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। ठीक है, और यहाँ पर क्या आता है, आर आता है। तो ये दो चीज़, ये तुमको दो चीज़ ऑलरेडी मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, आई एल बी साइन थीटा लगता है। उसमें हर एक टर्म का मीनिंग मैंने यहाँ दिखा दिया है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल से बताते हैं। फ्लेमिंग फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है उसका हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। और कोई भी पॉइंट है अगर वो आर डिस्टेंस पे है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इतना होगा। क्लियर है। अब इसको लेके बरोबर लेक्चर नंबर जो 10 था, 10 का थोड़ा 11 और 11 बरोबर ना, 10 और 11 ये जो पूरा लेक्चर था इसको भी डिस्कस करते हुए, ठीक है। अब हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग बात करें पेज नंबर 241 का आर्टिकल नंबर 10.1 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, यू कैन एक्सपेक्ट, बरोबर है। इसके बाद में एक डेफिनेशन आएगा 1 एम्पियर का, और उसके बाद में कुछ एंट्रेंस से क्वेश्चंस है एंड देन विल वाइंड अप द लेक्चर। ठीक है, और अगला जो सेशन होगा उसमें हम लोग बात करेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन अ लूप, बरोबर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इतना तुमको मालूम होना चाहिए, इतना तुमको मालूम होना चाहिए। नहीं अगर मालूम है तो जो प्रीवियस वीडियोज़ है उसको देख लो, समझ लो, उसके बाद ये वाले वीडियो पे आ जाओ। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेज नंबर 241 का आर्टिकल नंबर 10.1। ओके, तो क्या बोल रहा है वो, दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स है। तो लॉन्ग पैरेलल वायर्स टेक्स्ट बुक का डायग्राम और मेरा डायग्राम थोड़ा सा डिफर हो सकता है, बराबर है। डायग्राम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हम लोग को समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं, अच्छा पहले मैं अज्यूम करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ पहले से लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर एक्चुअली दो केसेस बनते हैं, ठीक है। करंट इज इन द सेम डायरेक्शन, और दूसरा जब करंट फ्लो होता रहेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब 4 मार्क के लिए डेरिवेशन आएगा, ठीक है, व्हेन दिस कम्स फॉर 4 मार्क्स, ठीक है, यू हैव टू शो फॉर सेम डायरेक्शन, और सिमिलरली बोल के तुम ऑपोजिट डायरेक्शन का कंक्लूजन लिख देना। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों केसेस सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अलग से ये कभी नहीं पूछते वो लोग, ये ऐसा ही पूछेंगे और ऐसा ही लिखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं 2 वायर अज्यूम कर लेता हूँ, ये सब समझे दोनों वायर्स हैं। लेट्स से दीज आर 2 वायर्स, एक वायर है और यहाँ पर एक वायर है, ठीक है।
ये वायर का तुम लेंथ इनफाइनाइट भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, और फाइनाइट भी एज्यूम कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर। दोनों वायर का लेंथ समझो मैंने कितना लिया, दोनों वायर का लेंथ मैंने लिया एल करके। कितना लिया? एल। ये पहला वाला वायर है, ये दूसरा वाला वायर है। पहले वाले वायर का जो भी पैरामीटर्स होगा, इससे जो भी चीज़ें रिलेटेड होगी, उसके सफिक्स में मैं 1 लगा दूंगा, तो तुम समझ जाना वो सारी चीज़ें 1 से रिलेटेड है पहले वाले वायर से। दूसरे वाले वायर से जो भी चीज़ें रिलेटेड होगी उसके सफिक्स में मैं 2 लगा दूंगा, तो समझ जाना कि वो सारी चीज़ें 2 से रिलेटेड है, ठीक है। स्क्रीन पे तो दिख रहा है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, स्क्रीन पे दिख रहा है। तो दोनों कैसे हैं? पैरेलल वायर्स तो है ही। अब इसके अंदर जो केसेस बनते हैं ना, वो केसेस देखो कैसे बनते हैं। करंट दोनों भी वायर कैसे, करंट कैरिंग वायर, दोनों के अंदर करंट ऐसे भी जा सकता है, करंट ऐसे भी जा सकता है। तो करंट है ना, ठीक है, ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, और करंट है ना नीचे भी जा सकता है, बरोबर है कि नहीं? देखो करंट दोनों में ऊपर भी जा सकता है और दोनों में नीचे भी जा सकता है, अंडरस्टूड कि नहीं? देखो दोनों में ऊपर जा रहा है मतलब सेम डायरेक्शन, दोनों में नीचे जा रहा है मतलब सेम डायरेक्शन, बरोबर है। या फिर करंट ऐसा भी हो सकता है, इसके अंदर ऊपर जा रहा है, इसके अंदर नीचे जा रहा है, ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक के अंदर ऊपर जा रहा है, एक के अंदर नीचे जा रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर नीचे जा रहा है, इसके अंदर ऊपर जा रहा है, ऐसे। तो देखो चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, है तो ऑपोजिट ही, ठीक है। तो ये कौन सा केस हो जाता है? ऑपोजिट केस हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड। तो बोलने के लिए 4 केस है बस, बट वो इनडायरेक्टली उसको तुम नैरो डाउन करोगे 2 ही केस बनेंगे, और उसमें भी तुम अगर और उसको देखोगे तो वो एक ही केस बनता है, और कंक्लूजन यूज़ करना। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैं बोलता हूँ करंट जो फ्लो हो रहा है वो है समझो I1, और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो है समझो I2 करके, ओके। अब दोनों के बीच में कुछ तो डिस्टेंस भी है, तो समझो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ D करके, ओके। अब थोड़ा डायग्राम समझ लो। ये करंट कैरिंग वायर है, ये क्या करेगा, करंट कैरिंग वायर क्या करेगा, अपने आसपास क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और वो फील्ड कुछ ऐसा बनाएगा। देखो मैं जरा फील्ड का डायरेक्शन बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ। अंडरस्टूड? तो देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है? ये पहला वाला वायर बना रहा है, या तुम बोल सकते हो करंट I1 बना रहा है, तो इसको मैं बोलूँगा B1 करके। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अभी ये I1 जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बना रहा है, बरोबर है कि नहीं? अंडरस्टूड। अभी इसको एक सेकंड के लिए भूल जाओ, खाली इसको फोकस करो, इसके ऊपर देखो, इसको खाली फोकस करो, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, ये करंट कैरिंग कंडक्टर कहाँ पर रखा है? मैग्नेटिक फील्ड में। और फील्ड का काम क्या होता है? फोर्स अप्लाई करना। तो इसके ऊपर फोर्स आएगा, क्या आएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो ठीक है, स्टेप नंबर 1 सबसे पहले, स्टेप नंबर 1 क्या है, इधर पे लिखता हूँ। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड, ये वाले वायर के ऊपर जो ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो कितना है, बरोबर है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये वाला वायर पे आ रहा है, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला वायर कितना डिस्टेंस पे है? डी डिस्टेंस पे है, बरोबर है कि नहीं? और डी डिस्टेंस पे जो वायर है, मुझे वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मुझे मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड B1, ठीक है, ड्यू टू current I1 at a distance D is given by, तो मुझे मालूम है मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट वायर की वजह से D डिस्टेंस पे कितना होता है ना, D डिस्टेंस पे यहाँ पर ये है ना, यहाँ पर D डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? B1 होगा। और उसका फॉर्मूला मुझे मालूम है, दैट इज μ0I1 अपॉन 2 पाई इंटू डी करके, समझा? इसको मैं इक्वेशन छोटा ये बोल देता हूँ, क्लियर है? ओके। दूसरा चीज़ देखो, थोड़ा यहाँ लिखता हूँ मैं। अब इसको देखो, ये इसका काम हो गया, खाली मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है। करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, ठीक है ना, ये कहाँ पर रखा है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो इसके ऊपर फोर्स आएगा, बरोबर है। वो फोर्स कितना आएगा? तो हम लोग को मालूम है कि फोर्स, ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स एक्टिंग कौन से कंडक्टर पे? फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 2, किसकी वजह से? ड्यू टू कंडक्टर 1 इज, ठीक है, ड्यू टू कंडक्टर 1 प्लेस्ड
इन, एग्जाम में पूरा स्टेटमेंट लिखा करो, ठीक है। प्लेस्ड इन मैग्नेटिक, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, B1 में। प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड B1 इज गिवन बाय, तो हम लोग को मालूम है फोर्स कौन सी, इस पे मुझे लग रहा है कंडक्टर 2 पे निकालना है, किसकी वजह से, 1 की वजह से। तो फॉर्मूला क्या होता है, ILB साइन थीटा होता है, ठीक है। अब देखो इसका जो लेंथ है, ये वायर का और ये वायर का लेंथ कितना हम लोग ने अज्यूम किया है, छोटा l ही अज्यूम किया है, तो ये छोटा l ही रहेगा, ठीक है। फोर्स मुझे कौन से वायर पे निकालना है, ये वाले वायर पे। इसके अंदर कितना करंट फ्लो रहा है, I2, तो यहाँ पर क्या आएगा, I2 आएगा, क्लियर है। कौन से मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, B1 में, तो यहाँ पर क्या आएगा, B1 आएगा। और थीटा क्या होता है, थीटा मैंने तुमको बोला था इट इज़ द एंगल, ठीक है ना, ये किसके बीच का होता है, इट इज़ द एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो L एंड D1। तो मुझे बताओ ये लेंथ ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसा है। तो देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 बरोबर है, D डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है और यहाँ पर B1 है ना, D डिस्टेंस पे यहाँ पर, मतलब ये वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इतना है। कहाँ पर है, तो देखो कहाँ पर है, उसके लिए हम लोग राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, तो करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है। मेरा कंडक्टर वो बाजू है बरोबर है, B1 मुझे वो साइड पे कितना निकालना है और बाद में फिंगर को 90 डिग्री से बेंड, मतलब B1 कहाँ जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे बता देता हूँ क्रॉस से, अंडरस्टूड। तो देखो B1 जो है, ठीक है, ये मेरा लेंथ ऑफ द कंडक्टर है और B1 जो बोर्ड के अंदर जा रहा है ना, तो देखो साइड से देखो तो मालूम पड़ेगा कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। थीटा इज हाउ मच, 90, एंड व्हाट इज साइन 90, साइन 91 हो गया। तो फोर्स कितना आ गया, फोर्स का वैल्यू आ गया I2L, और B1 जो है ना, B1 देखो क्या है, म्यू नॉट I1 2 पाई d, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ म्यू नॉट I1 2 पाई d करके, ये समझा। अब बहुत सारे बुक्स में है ना, लोग नोटेशन अलग अलग भी लिखे हुए, इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो और इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो। फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1, फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर, ठीक है, 2 ड्यू टू कंडक्टर 1, जैसे अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नोटेशन लिखा था वैसा ही, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया। अगर इसको मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ, रीअरेंज करके, तो क्या हो जाएगा, ये फोर्स acting on conductor 2 due to conductor 1 will be equal to mu naught I1 I2 L upon 2 pi d करके, ये समझा, अंडरस्टूड। और ये F1 और ये F21 क्या है, F21 क्या है, तो F21 समझ में आ रहा है, F21 देखो यहाँ लिखा है मैंने, ये पूरा अंडरस्टूड। अब थोड़ा इसको और अच्छे से समझते हैं। अगर ये लेंथ है ना, ये लेंथ समझो मैं नीचे ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये यही एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1 डिवाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, पर यूनिट, और ये लेंथ हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1 पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d, अंडरस्टूड। इसको मैं बोल देता हूँ कैपिटल A करके। इसको अगर मुझे रीड करना है तो इसको मैं कैसे रीड करूँगा, इसको मैं रीड करूँगा फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन, ठीक है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, या पर मीटर बोला तो भी चलेगा, ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1, ये समझ में आ रहा है। देखो इसको मैं थोड़ा यहाँ पर भी एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है करके। तो देखो इसका मीनिंग ऐसा होता है, समझो ये वायर का लेंथ है, एग्जाम्पल, ये पूरे वायर का लेंथ कितना है, समझो एग्जाम्पल ना, समझो इसका लेंथ है 10 मीटर एग्जाम्पल। तो ये वाले वायर जिसका लेंथ 10 मीटर है, ये वाले वायर की वजह से जिसका मैग्नेटिक फील्ड B1 है, इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, तो देखो इतना लग रहा है, इतना, ये पूरा बरोबर है, पूरे वायर के ऊपर। बट अगर मुझे यूनिट लेंथ का निकालना है सिर्फ 1 मीटर पे कितना फोर्स लग रहा है, तो देखो इतना लग रहा है। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस। ये वाला फोर्स क्या है, पूरे वायर पे, किसकी वजह से, इसकी वजह से। ये कौन बना रहा है, पहला वाला वायर। और यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स है, तो इतना लेंथ है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, क्लियर है। ये हम लोग ने किसके लिए निकाला, ये हम लोग ने सब इसके लिए निकाला,
बरोबर है। अब यहाँ पर तुम लोग ऐसे बोल सकते हो ना कि सर जैसे ये वाला करंट है, जैसे ये वाला करंट क्या वायर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है, बरोबर है, जो इसके ऊपर लग रहा है, तो ये वाला तो ये भी तो करंट कैरिंग वायर है ना, इसका भी तो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर लग सकता है कि नहीं लग सकता है, बरोबर है कि नहीं। तो अभी हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग सेम चीज़ें 1, 2 और ये 3 चीज़ें हम लोग डिराइव करेंगे। किसके लिए? अभी हम लोग इसकी वजह से इसके ऊपर कितना आ रहा है, अंडरस्टूड कि नहीं अंडरस्टूड। तो अभी डायग्राम को मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा नया डायग्राम बनाता हूँ फ्रेश, अंडरस्टूड। ये P1 का तो याद रखना। अच्छा एक चीज़, फोर्स, अच्छा ठीक है चलो वो भी डिस्कस कर ही देता हूँ साथ में। एक्चुअली ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट तुम लोग के समझने के लिए मैंने वो बना दिया था ऐसे, बाकी वो मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये पहला वायर है, ठीक है, और यहाँ पर ये दूसरा वायर है, ठीक है। इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, I1 जा रहा है, इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, I2 जा रहा है, इसके अंदर करंट I1 जा रहा है, इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, I2 जा रहा है, और इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो V1 है और वो अंदर की तरफ है। दोनों वायर का लेंथ कितना है, L है, और इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है ये तो मैंने निकाल लिया। अगर मैं तुमको यहाँ पर पूछूं कि इसके ऊपर जो इसकी वजह से जो ये V1 पे जो फोर्स आ रहा है वो कितना है, तो इतना है, यूनिट लेंथ पे कितना है, तो इतना है, लेकिन कहाँ पर है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो देखो मिडल फिंगर को कहाँ रखते हैं, जहाँ पर करंट है, मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर है, तो देखो ये इंडेक्स फिंगर अंदर जाएगा, तो थंब को देखो, मेरे थंब को, थंब किधर है, थंब लेफ्ट में है, मतलब इसके लिए जो फोर्स आ रहा है ना ये वो कुछ ऐसा है, फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1, वो लेफ्ट में, समझ में आ रहा है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर देखो ये भी तो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा वो मैं यहाँ पर बनाता हूँ डायग्राम में, देखो ऐसे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, B2, बरोबर है। ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, B2 है, और ये कौन बना रहा है, ये कंडक्टर 2 बना रहा है, ऐसा बोल रहे हो कंडक्ट ये करंट, तो यहाँ पर बोलूँगा मैग्नेटिक फील्ड B2 ड्यू टू द करंट व्हाट, I2 एट अ डिस्टेंस D डिस्टेंस पे ये I2 करंट मैग्नेट है ना, D डिस्टेंस पे जो कि ये वायर है वहाँ पर ये B2 का वैल्यू कितना होगा, तो B1 है ना, जनरल फॉर्मूला क्या है, 2πD है, मुझे कौन सा चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड B2 चाहिए, B2 कौन बना रहा है, ये करंट I2 बना रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी, क्लियर है, ठीक है। अभी इसका काम हो गया, अभी इसको देखो, ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, और ये कहाँ पर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है, फोर्स अप्लाई करना होता है, बरोबर है कि नहीं। और अच्छा एक चीज़, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, B2, तो देखो हम लोग राइट हैंड पाम रूल यूज़ करेंगे ना, तो देखो करंट ऊपर जा रहा है मेरा, मुझे है ना, ये वाला वायर मेरा लेफ्ट साइड में है, मुझे वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो ऐसा, और फिंगर्स को 90 डिग्री से ऐसा, तो ये जो B2 है ना वो किधर आ रहा है, बाहर की तरफ हो रहा है, तो बाहर आ रहा है मतलब पॉइंट, ये समझ में आ रहा है, ठीक है, और इसको मैं बोलता हूँ छोटा b करके, ओके। अब इसको देखते हैं, ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर मैंने कहाँ रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, फील्ड का काम क्या होता है, फोर्स अप्लाई करना होता है, तो अभी क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 1, ठीक है, किसकी वजह से, कंडक्टर 2 की वजह से, प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B2 इज गिवन बाय व्हाट, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2, इस पे क्या लिखूंगा, फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2, फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू फोर्स 2, फॉर्मूला क्या रहता है, ILB sin थीटा होता है, बराबर, उसमें थीटा क्या रहेगा, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड B2 के बीच में, तो देखो ये ऐसा लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड देखो बाहर आ रहा है ना, बाहर ऐसा, तो यहाँ से सामने से तो थोड़ा समझना डिफिकल्ट है, इसको साइड से देखूंगा तो देखो ऐसा दिख रहा है, तो कितना एंगल है, 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, ये फिर से 1 हो गया। अच्छा ये जो फोर्स लग रहा है वो कौन से फील्ड से लग रहा है, B2 की B1 की वजह से, तो B2, तो यहाँ पर क्या आएगा, B2, ये वायर का लेंथ कितना है, तो L है, तो L, बरोबर है, कौन से कंडक्टर पे लग रहा है फोर्स, इस पे लग रहा है, जिसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, I1 आ जाएगा, B2 की वैल्यू कितनी है, B2 में क्या आएगा, μ0 I2/2πD, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
ये समझा, 2 पाई डी। तो अगर रीअरेंज करूँगा तो क्या आएगा, म्यू नॉट का म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 बाई टी, और ये क्या हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2। समझ में आ रहा है, इसका मीनिंग ऐसा होगा। अगर ये लेंथ को मैं वापस से नीचे ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर है। और इसको मैं नाम देता हूँ कैपिटल B करके। अंडरस्टूड कि नहीं अंडरस्टूड, क्लियर एकदम। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरे वायर पे कितना फोर्स लग रहा है, इतना लग रहा है। लेकिन अगर मैं यूनिट लेंथ की बात करूँगा, सिर्फ यूनिट लेंथ है, समझो 10 मीटर का वायर है, तो 10 मीटर के वायर पे कितना फोर्स लग रहा है, टोटल इतना लग रहा है। लेकिन अगर 1 मीटर के लेंथ पे बात करूँगा तो कितना लग रहा है, फोर्स इतना लग रहा है। कहाँ लग रहा है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो देखो करंट ऊपर जा रहा है तो मिडल फिंगर, लेकिन इंडेक्स फिंगर अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो ना मैग्नेटिक फील्ड बाहर है ना, तो देखो ऐसा दिख रहा है, देखो करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो थंब को देखो, थंब किधर है, राइट में, तो इसके ऊपर फोर्स कैसा लग रहा है, इधर पे। ये क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2। ये क्लियर है क्या, ठीक। इतना होने के बाद में अब मैं इक्वेशन ए और इक्वेशन बी दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये सब इरेज कर देता हूँ अभी, ठीक है। इक्वेशन ए और इक्वेशन बी, इक्वेशन बी तो यहाँ पर है ही, इक्वेशन ए भी मैं लिख देता हूँ। इक्वेशन ए क्या था, फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1 पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, ऐसा था। ये इक्वेशन नंबर कैपिटल ए था और वो इक्वेशन नंबर कैपिटल बी है। तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम कैपिटल ए एंड कैपिटल बी दोनों का लेफ्ट राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड हैज़ टू बी सेम। तो मैं बोल सकता हूँ F2 अपॉन L इज इक्वल टू F12 अपॉन L और L कैंसिल हो गया, तो F12 अपॉन F21। ये समझा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये वाला वायर इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो ये भी चुप नहीं बैठेगा, ये भी इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। समझ में आ रहा है। और सिंस इट इज़ पॉजिटिव, ठीक है, और डायग्राम देख के मालूम पड़ता है दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अट्रैक्टिव इन नेचर। कब, जब करंट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन। ये समझ में आ रहा है, जब करंट सेम डायरेक्शन में होता है, बरोबर है कि नहीं, या तो करंट ऊपर जा रहा है या तो करंट नीचे जा रहा है, तो जितना फोर्स से ये वाला कंडक्टर इसको खींचेगा उतना ही फोर्स से ये वाला कंडक्टर भी इसको खींचेगा। वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स इतना होगा, और दोनों के बीच में कैसा नेचर होगा, दोनों का अट्रैक्टिव नेचर होगा। यही रीज़न है कि दो वायर्स के अंदर जब सेम करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो चांसेस भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ऐसा वो लोग चिपक सकते हैं, ठीक है, और शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर इंसुलेशन करते हैं। अब इंसुलेशन जो होता है वो है ना, कितना होता है, क्या होता है, ये सब इंजीनियरिंग में पढ़ोगे। थर्मो हीट ट्रांसफर करके एक सब्जेक्ट है, उसमें पूरा आता है क्रिटिकल इंसुलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। बट ठीक है, वो सब बात की बात है, ये इतना समझा। तो सेम डायरेक्शन का हो गया। तो एग्जाम में जब 4 मार्क का क्वेश्चन आता है ना, तो तुमको सेम डायरेक्शन के लिए ही सॉल्व करना होता है। ये समझ रहा है, ओके। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब 4 मार्क का आएगा, ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में देखो वैल्यूज सबका सेम ही आने वाला, मैग्नीट्यूड सेम ही आने वाला है, खाली डायरेक्शन का चेंज होगा। नेचर जो होगा वो रिपल्सिव हो जाएगा। कैसे, मैं भी समझाता हूँ। तो देखो सेम तो हो गया, ठीक है, सेम की बात हम लोग ने कर दी। अभी हम लोग किसकी बात करें, ऑपोजिट की। तो ये मैं बना देता हूँ यहाँ पर, ये पहला वायर, ये दूसरा वायर। इसके अंदर करंट समझो ऊपर जा रहा है I1, और इसके अंदर करंट समझो करंट जा रहा है नीचे I2, बरोबर है। इसका मैग्नेटिक फील्ड है, बरोबर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर होगा, तो देखो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसा होगा, जिसको मैं बोलता हूँ B1 करके। ये B1 कहाँ पर होगा, अंदर होगा कि बाहर होगा, तो देखो करंट ऐसे, मुझे ये साइड इसके ऊपर चाहिए ना B1, तो ऐसे बाकी फिंगर्स को 90 डिग्री से बेंड, तो ये B1 किधर है, अंदर है, क्रॉस, ठीक है। अब मुझे बताओ, देखो करंट कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो देखो मिडल फिंगर को वहाँ रखा, ये देखो इधर दिख रहा है, ऐसे देखो, तो थंब देखो इधर है, मतलब सॉल्व करोगे तो तुमको वैल्यू यही मिलेगा, ठीक है। बट ये बार क्या होगा,
फोर्स ऐसा होगा, जबकि प्रीवियस केस में क्या होता है, फोर्स इधर आया था। दिस इज व्हाट फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1। क्लियर है। बाद में सेम हम लोग क्या करेंगे, वापस ये भी तो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, B2। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगा, तो इधर देखो ऐसा, फिर देखो उधर है ना, उधर चाहिए मुझे B2 इसके ऊपर, और बाद में फिंगर्स को 90 डिग्री से बैंड ऐसा। तो देखो ये भी किधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अंडरस्टूड, ठीक है। इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, इतना आएगा पर यूनिट लेंथ, या अगर ये वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल लेंथ। बट कहाँ होगा फोर्स, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देखो, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो देखो थंब किधर है, थंब इधर है। मतलब ये जो फोर्स आएगा, ठीक है, ये फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा। तो दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2। ये समझ रहे हैं। तो बोलने का मतलब ऐसा है कि देखो जब तुम सॉल्व करोगे ना, तो एग्जाम में तुमको सिमिलरली बोल के करना है, ठीक है। ऑपोजिट का हेडिंग डालना और बोलना है सिमिलरली द फोर्स, है ना, बिटवीन टू कंडक्टर्स, ठीक है, व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इज दिस एंड इज दिस, ठीक है। तो कंक्लूजन हम लोग कंपेयर करोगे, वहाँ पर तुमको इक्वेशन, इसको तुम C बोल देना और इसको तुम D बोल देना, और बोल देना फिर तुम C और D से, बरोबर है। C और D से क्या हो गया, दोनों सेम हो गया, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बट है ना, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट है, तो तुम क्या बोलोगे, दोनों कैसा रिपल्सिव, जब करंट कैसा फ्लो होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है। तो करंट जब सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो दोनों एक मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, जितना फोर्स से पहला वाला कंडक्टर खींच रहा है उतने फोर्स से दूसरा भी खींचेगा, बट दोनों कैसे रहेंगे, रिपल्सिव नेचर के होंगे, ठीक है। तो थोड़ा एनिमेशन भी देख लो इसके ऊपर, ठीक है। ओके, तो एज यू कैन सी यहाँ पर देखो दो करंट कैरिंग वायर्स है, ठीक है, और उधर का जो रेड कलर की जो लाइन्स है वो जा रही है, दिख रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो जब करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और बिकॉज ऑफ विच दोनों वायर एक दूसरे को चिपक जाएंगे। अंडरस्टूड। अब करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो दिख रहा है एक में लाइंस रेड कलर की लाइन नीचे जा रही है, एक में ऊपर जा रही है, तो दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, एक के अंदर क्लॉकवाइज बन रहा है, एक के अंदर एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। और अगर ऐसा होगा तो वायर एक वायर दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कितना फोर्स है, तो अपन ने जो डेरिवेशन किया वो μ0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई D करके। तो छोटा सा एनिमेशन था। ओके, तो वो एनिमेशन के बाद में इसका हम लोग ने एक जगह पे यूज़ किया, और हम लोग ने क्या किया, एक डेफिनेशन का आंसर दिया, और वो डेफिनेशन है 1 एम्पियर। देखो जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है वहाँ पर हम लोग ने आंसर किया कि 1 मीटर कितना होता है, बरोबर। 1 सेकंड में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसके 3 × 10⁸ पार्ट्स करो, एक छोटे पार्ट को 1 मीटर बोलेंगे। 1 kg क्या होता है, तो 1 kg होता है ना, प्लैटिनम इरिडियम अलॉय होता है जो हम लोग ने फ्रांस में रखा हुआ है, बरोबर है। तो वैसे ही अभी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं क्या 1 एम्पियर कितना होता है। तो 1 एम्पियर कितना होता है ये डिफाइन करना है। देखो बुक्स में तो डायरेक्टली उन्होंने डेफिनेशन दे दिया है, बट थोड़ा समझते भी है इसको। मैं इसको थोड़ा उल्टे तरीके से लेकर आऊँगा, सीधे तरीके से नहीं मिलेगा ये मुझे। तो देखो क्या, मैं 2 वायर लेता हूँ, मेरा बोर्ड, मेरा मार्कर, मेरा पेन, तो मैं दोनों वायर का लेंथ कितना ले रहा हूँ, 1 मीटर का ले रहा हूँ। क्लियर है। ओके, आगे देखो। अब दोनों के अंदर मैं करंट सेम डायरेक्शन में भेज सकता हूँ, ऑपोजिट भी भेज सकता हूँ। सेम में भेजूँगा तो प्रॉब्लम क्या है, दोनों एक दूसरे को चिपकने का चांसेस है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर ऐसे वेल्डिंग कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने वेल्डिंग कर दिया, ठीक है। अभी लोग ठीक है ना, चिपकेंगे नहीं दूसरे को। और मैंने क्या किया, इसको मैंने कनेक्शन कर दिया यहाँ से बैटरी से, ऐसा, ठीक है। और समझो ये बैटरी मैंने ऐसा लगाया, ठीक है, ये बैटरी मैंने ऐसा लगाया कि यहाँ से जो करंट आ रहा है ना, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना था, बैटरी वगैरह जितना भी था, मैंने ऐसा बैटरी लगाया कि इसके अंदर ये पहला वाला कंडक्टर है, ये दूसरा वाला कंडक्टर है, इसके अंदर करंट 1 एम्पियर जाए और इसके अंदर भी करंट 1 एम्पियर जाए। अब तुम बोलोगे सर 1 एम्पियर जा रहा है तो फिर 1 एम्पियर आप मतलब
आपको कैसे, आपको तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन बनाना है ना। तो देखो मैं जानबूझ के मैं 1 एम्पियर ही ले रहा हूँ। 1 एम्पियर कितना होता है मुझे वो निकालना है, ठीक है। बट समझो इसको, मैंने ऐसा बैटरी लिया और ऐसा मैंने सेटअप रखा कि यहाँ से करंट जो आएगा, समझो यहाँ से करंट 2 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। और वो करंट कैसा जा रहा है 2 एम्पियर, देखो यहाँ से ऐसा आ रहा है 2 एम्पियर ऐसा आ रहा है, ठीक है। डिवाइड हो गया, फिर 1 एम्पियर 1 एम्पियर ऐसा, ये समझ में आ रहा है, ऐसा करंट जा रहा है, ओके। अब दोनों वायर का लेंथ मैंने कितना लिया 1 मीटर, दोनों के अंदर करंट भी मैं कितना भेज रहा हूँ 1 एम्पियर का, और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी मैंने कितना रखा 1 मीटर, ओके। जब करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा तो हमको मालूम है दोनों है ना फोर्स, वो लोग दोनों वायर दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, और वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स होगा μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई, क्या रहेगा वो d रहेगा, और यहाँ पर L भी है, बरोबर है। और अगर करंट सेम डायरेक्शन में होगा दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, तो ये वायर देखो चिपक तो नहीं पाएंगे बट अट्रैक्ट करेंगे तो एटलीस्ट ये वायर ऐसे बेंड हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। और जब वापस मैं करंट बैटरी को बंद कर दूंगा दोनों वापस स्ट्रेट हो जाएंगे, करंट जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, फिर वापस वो ऐसा हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है। तो फिलहाल अभी तक मैंने बैटरी ऑन नहीं किया है, लेकिन बैटरी ऑन करने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको है ना ये वाले वायर को, क्योंकि इसको मैं यहाँ से रोप से एक पुल्ली के ऊपर कनेक्ट करता हूँ, और पुल्ली को एक पैन के साथ में कनेक्ट करें। फिलहाल पैन ये एम्प्टी है, ठीक है। अब जब इसके अंदर मैं करंट पास करूँ, जब इसको मैं ऑन करूँगा और इसमें जब करंट जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट होंगे। तो देखो ये वायर जब ऐसा होगा, ये वायर जब ऐसा होगा तो ये वाला वायर क्या करेगा, ये रोप को खींचेगा कुछ तो फोर्स है, और ये रोप क्या करेगा, ये पैन को खींचेगा, समझ में आ रहा है। तो इमेजिन करो जिसको मैंने ऑन किया, बरोबर है, और इसको मैंने ऑन करते यहाँ से करंट आया, इसमें भी बन गया, इसमें भी बन गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रखा मैंने 1 रखा, और दोनों का लेंथ भी मैंने 1 रखा, बरोबर है। तो ये जो है ये पोजीशन कुछ इसका ऐसा हो जाएगा, चिपक तो नहीं पाएंगे एग्जैक्टली, बट ये पोजीशन कुछ देखो ये ऐसा हो जाएगा जो मैं बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। दोनों वायर का ऐसा कुछ देखो ये ऐसा हो जाएगा वायर, क्योंकि ये फोर्स ऐसा आएगा, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, बरोबर है कि नहीं। और ये क्या होगा, ये पुल्ली जो है ना, देखो जब वायर ऐसा होगा तो ये वायर के साथ में ये रोप कनेक्टेड है, तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, और ये पैन किधर आ जाएगा, पैन इधर किधर आ जाएगा, ऐसा, क्लियर है, अंडरस्टूड। पैन अभी भी खाली, ओके। अब मैंने दोनों वायर दूसरे को कितना फोर्स से खींचेंगे, तो ये इतना फोर्स, उसमें वैल्यू ज़रा डाल देते। μ0 की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, लेंथ कितना लिया है 1 अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस कितना लिया है 1, ठीक है। तो ये सब कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, सब अगर कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, इधर पे 2 आ गया, तो फोर्स कितना है 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन आया, बरोबर है। मतलब दोनों वायर एक दूसरे को कितना फोर्स से खींच रहे हैं 2 इंटू 10⁻⁻, तो कैलकुलेशन ये बोलता है, सर ये तो आपने कैलकुलेट करके बोल दिया, क्या सच्ची में ये वाला वायर इसको खींच भी रहा है क्या 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन के फोर्स से। तो ये वेरीफाई करने के लिए हम लोग ने यही, तो इसलिए तो ये पैन यहाँ लगाया हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड। तो मैंने क्या कि यहाँ पर मास डालना चालू किया। अब जैसे जैसे मैं मास डालना चालू करूँगा मल्टीप्लाई बाय जी, बरोबर है कि नहीं, मुझे क्या मिलेगा, वेट मतलब फोर्स ही होता है ना। मतलब जैसे जैसे मैं यहाँ पर वेट डालते जाऊँगा, ठीक है, जैसे जैसे वेट डालते जाऊँगा तो ये पैन क्या करेगा, पैन नीचे आएगा, तो पैन ये वाले रोप को खींचेगा, ये वाला रोप इसको खींचेगा, और ये वाला रोप क्या करेगा, ये वायर को खींचेगा ना। तो जैसे जैसे मैं वेट डालते जाऊँगा धीरे 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 ये ऐसा हो जाएगा ना। समझो एग्जाम्पल, अगर ये फोर्स 10 न्यूटन का था, अगर ये फोर्स 10 न्यूटन का है, तो जब तक यहाँ पर मैं 10 न्यूटन नहीं डालूंगा तब तक ये वायर सीधा नहीं होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड। तो मैंने क्या किया, जब ये ऐसा था तो मैं यहाँ पर वेट डालते गया, फोर्स डालते गया और फोर्स डालते गया। जब ये वायर सीधा हो गया और तब मैंने यहाँ पर फोर्स का वैल्यू चेक किया तो वो 2 इंटू 10⁻⁷ ही था। समझ में आ रहा है, तो वेरीफाई भी हम लोग ने कर लिया। ओके, ये बुक्स वगैरह में नहीं दिया, बट मैं तुमको मेरी साइड से बता रहा हूँ। अभी समझो मुझे करना क्या था, मुझे 1 एम्पेयर का डेफिनेशन निकालना था, ठीक है, और मैंने कुछ भलता ही कर दिया, मैंने तो फोर्स निकाल लिया। लेकिन एक चीज़ समझो, ये फोर्स का वैल्यू कब आया, जब मैंने 2 वायर्स लिए 1 मीटर के, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर रखा, और जब दोनों वायर के अंदर मैंने करंट 1 एम्पियर का भेजा,
दोनों वायर के अंदर जब मैंने करंट 1 एम्पेयर का भेजा तो दोनों ने एक दूसरे को कितना फोर्स से अट्रैक्ट किया, 2 × 10⁻⁷ से। मैं फिर से स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ। जब मैंने दो वायर लिए 1 मीटर के, दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने 1 मीटर रखा, तो दोनों वायर ने एक दूसरे को कितना फोर्स से अट्रैक्ट किया, 2 × 10⁻⁷ से, बरोबर है कि नहीं। तो दो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते इतना फोर्स से, जब उसके अंदर करंट कितना होता है, 1 एम्पियर, बरोबर है कि नहीं, अंडरस्टैंड है ना। जब मैंने करंट दोनों के अंदर 1 एम्पियर का भेजा तो दोनों वायर एक दूसरे को इतना फोर्स से अट्रैक्ट किए। इसका उल्टा करो, अगर दोनों के बीच में इतना फोर्स है मतलब वहाँ पर करंट कितना है, 1 एम्पियर है। समझा कि नहीं समझा मेरा बोलने का स्टेटमेंट? फिर से मैं रिपीट करता हूँ। जब मैंने दो वायर लिए, उसका लेंथ मैंने कितना लिया, 1 मीटर, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना लिया, 1 मीटर, और दोनों वायर के अंदर जब मैंने 1 एम्पियर का करंट भेजा तो फोर्स, दोनों के बीच में फोर्स कितना है, 2 × 10⁻⁷, मतलब 1 एम्पियर करंट भेजोगे तो फोर्स इतना आएगा। इसका उल्टा करो, अगर फोर्स इतना है मतलब वहाँ पर करंट कितना है, 1 एम्पियर, समझ में आ रहा है, वही तो मुझे चाहिए, 1 एम्पियर कितना होता है। तो इसका डेफिनेशन ऐसा है, 1 एम्पियर is that value of current, 1 एम्पियर करंट की वो वैल्यू है which is flowing through two parallel conductors बोलो, वायर्स बोलो, चलेगा। कितना लेंथ की, ऑफ लेंथ 1 मीटर, कितना डिस्टेंस एक दूसरे से, सेपरेटेड बाय अ 1 मीटर डिस्टेंस। कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन से। समझ में आ रहा है। दो पैरेलल कंडक्टर 1 मीटर लेंथ के होंगे और जब उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर होगा तो दोनों एक दूसरे को 2 × 10⁻⁷ फोर्स के न्यूटन से जब -7 न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, तब मैं बोलूँगा कि वो जो करंट है वो कितना है, 1 एम्पियर है। क्लियर है? ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एंट्रेंस पार्ट। ओके, तो डेरिवेशन करने के बाद में फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स का डेरिवेशन करने के बाद में, जो कि 4 मार्क्स का एक्सपेक्टेड है, उसके ऊपर थोड़ा सा एंट्रेंस के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे जो है, स्टार्टिंग में आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज 2002 में आया था। ठीक है, CPMT 2003 में भी आया था क्वेश्चन। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्वेश्चन। क्या बोलता है, 2 फ्री पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो दो वायर्स हैं, एक वायर ऐसा है, दूसरा वायर ऐसा है, और दोनों के अंदर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इसके अंदर I1 इसके अंदर जा रहा है तो I2 इसके अंदर नीचे जा रहा है। तो अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा तो क्या होगा, तो हमको मालूम है कि ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स होगा μ0 I1 I2 अपॉन 2πd। अगर मैंने डिस्टेंस का नोटेशन दोनों वायर के बीच में d लिया है तो मैं d लिखूंगा, अगर मैंने a लिया है तो a लिखूंगा, और ये इनटू यहाँ पर l आता है। ठीक है, पूरे वायर पे कितना फोर्स लग रहा है, इतना। अगर यूनिट लेंथ पे मैंने पूछा है तो इसको डिवाइड बाय l ऐसे कर दूंगा। समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, तो इतना फोर्स लग रहा है, लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ऑपोजिट में तो हमको मालूम है ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये इसको इधर रिपेल करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा ए, अट्रैक्ट ईच अदर है बी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी है। क्लियर है? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ये गुजरात के CET में 2015 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इक्वल करंट आर पासिंग थ्रू द 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स इन द सेम डायरेक्शन। तो जैसे कि ये यहाँ पर, ठीक है, 2 वायर्स तो है ही। अज्यूम करो कि इसके अंदर करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। इसके अंदर करंट अगर I जा रहा है तो इसके अंदर भी करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है। अगर करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा तो हमको मालूम है दोनों वायर एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, और वो फोर्स कितना होगा, μ0 I1 I2 अपॉन 2πd करके। बराबर, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर दोनों का l है। तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें मेरे ख्याल से कौन सा आएगा, रिपेल ईच अदर नहीं, इसके अंदर भी ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा, दैट इज अट्रैक्ट ईच अदर।
ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बी ही रहने वाला है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो क्या बोल रहा है। टू पैरेलल बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन प्रोड्यूसेस अ म्यूचुअल फोर्स। देखो जब भी है ना क्वेश्चन में, देखो इसके पहले भी हम लोग ने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किया था, ठीक है, उसमें भी अगर तुम लोग को याद होगा तो जब भी इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन आता है ना, तो इलेक्ट्रॉन के क्वेश्चन में देखो हमेशा वो माइनस साइन आ जाता है, बरोबर है कि नहीं। तो हमेशा अपने को लगता है ये लेफ्ट में होगा तो माइनस से और राइट में हो जाता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का आता है ना, इलेक्ट्रॉन का, तो हमेशा वो माइनस साइन को पकड़ के चलना, बरोबर है, क्योंकि उससे आंसर तुमको लगेगा लेफ्ट में, बट अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो माइनस हो जाता है। अगर तुमको लगेगा ऊपर है बट इलेक्ट्रॉन है तो वो माइनस है करके वो नीचे हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन कभी भी आता है तो ये क्वेश्चन देखो उसने क्या बोला, टू पैरेलल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन प्रोड्यूसेस अ म्यूचुअल फोर्स। अभी देखो हम लोग को मालूम है अगर करंट अगर फ्लो करेगा ना वायर में सेम डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दोनों का एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इतना फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, बरोबर, ये हमको मालूम है। बट अगर वायर की जगह, ठीक है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन, बरोबर है। तो इलेक्ट्रॉन की बीम ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन की बीम ऐसे मूव कर रही है ऊपर के डायरेक्शन में। सब इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की बीम, ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन बीम्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा, टू इलेक्ट्रॉन बीम्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा। तो एक चीज़ ज़रा समझो यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रा अभी नोट करके, वो ये है कि जो करंट कैरिंग वायर होता है ना, करंट कैरिंग वायर, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये हमेशा याद रखना, करंट कैरिंग वायर जो होता है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन मतलब वो चार्ज ही हो गया, और चार्ज जो होता है ना, मूविंग चार्ज, ठीक है, ये सारे चार्जेस क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मूविंग चार्ज जो होते हैं ना, वो हमेशा क्या करते हैं, देखो यहाँ पर मूविंग चार्ज जो है, ठीक है, मूविंग चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाते हैं, ये हमेशा याद रखना। मूविंग चार्ज हमेशा दोनों बनाएगा, इलेक्ट्रिक भी बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। अब तुम बोलोगे सर ये आपने क्या बोला, देखो इसके ये क्या है, करंट फ्लो रहा है, करंट का डेफिनेशन क्या होता है, मोशन ऑफ चार्ज, मतलब सर इसके अंदर भी तो चार्ज मूव ही कर रहा है ना, तो यहाँ पर भी तो मूविंग चार्ज ही है। तो यहाँ पर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही बन रहा है, यहाँ पर भी तो चार्ज मूव कर रहा है, यहाँ पर भी तो चार्ज मूव कर रहा है, तो यहाँ पर भी तो मूविंग चार्ज है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, समझो। पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। मैंने क्या बोला कि करंट कैरिंग वायर हमेशा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है, अंडरस्टूड। स्टेशनरी चार्ज हमेशा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, चाहिए तो ये भी लिख लेना कहीं पे साइड में, स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी चार्ज हमेशा क्या बनाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। एक्सीलरेटेड चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा। बट मूविंग चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। अब अगर मैं पूछूं दोनों में से डोमिनेंट कौन सा होता है, डोमिनेंट कौन सा होता है, दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन होता है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है ना, वो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड से ही कहीं ना इलेक्ट्रिक फील्ड से ही बनता है, मतलब है ना, तो चार्जेस से ही बनता है। तो बोलने का मतलब ऐसा है कि दोनों में से डोमिनेंट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड है तो समझ लेना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डोमिनेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो उतना डोमिनेंट नहीं होता है। इसको ऐसा समझना, ये हाथी है और ये मूंगी है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो ये डोमिनेंट होता है कभी भी, याद रखना। तो देखो अभी यहाँ पर क्यों नहीं, देखो यहाँ पर चार्जेस देखो सिर्फ नेगेटिव चार्जेस है। यहाँ पर चार्जेस जब मैं बोलता हूँ ना यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो जितने पॉजिटिव चार्जेस है ना उतने नेगेटिव चार्जेस भी है ना, ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो नो डाउट यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे और नेगेटिव चार्जेस भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, बट इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बरोबर है। अब तुमको लगेगा सर तो ये दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए, देखो ये दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वही सिर्फ क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। पॉजिटिव चार्जेस जो रहेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन्स होते हैं जो मूव नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड। ये पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करते, वो जगह पे ही रहेंगे, अंडरस्टूड। मूव कौन सा चार्ज करता है,
नेगेटिव चार्जेस मूव करते हैं। समझ में आ रहा है? नेगेटिव चार्जेस मूव करेंगे तो नेगेटिव चार्जेस से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो घूम फिर के कंक्लूजन दिमाग में बिठा लो कि करंट कैरिंग वायर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मूविंग चार्ज जो होगा वो दोनों फील्ड बनाएगा, और दोनों में से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, डोमिनेंट होगा। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से देखो, टू पैरेलल बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, इट प्रोड्यूसेस अ फोर्स। बरोबर है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों वो ये भी नेगेटिव चार्ज की जैसे ये भी नेगेटिव चार्ज, तो ये लोग क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करने को देखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहे हैं, बट क्या हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, वो उसको अट्रैक्ट करने को देख रहा है, बट ज़्यादा डोमिनेंट कौन सा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे सेम डायरेक्शन में, तो वो लोग कहेंगे रिपेल होंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अभी यहाँ पर इसमें और एक कंडीशन भी आता है कि ये लोग जो चार्जेस है ना, अपन अज्यूम कर रहे हैं कि धीरे धीरे मूव करें। देखो बहुत फास्ट मूव करेंगे ना, एकदम बहुत ज़्यादा स्पीड से, बरोबर है कि नहीं, तो ये लोग ना रिपेल होंगे ना अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि स्पीड इतना ज़्यादा होगा कि फील्ड उनको अफेक्ट ही नहीं कर पाएगा। बरोबर है? तो समझ में आ रहा है? ठीक है, आई होप अभी इसमें क्लियर है, अंडरस्टूड। कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट में डाल देना। ये थोड़ा 2 क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा था। अच्छा ठीक है, अभी आगे और सिंपल है, सब सिंपल क्वेश्चन है, बीच में 1-2 क्वेश्चन है थोड़े टिपिकल है, वो आएंगे। चलो अभी दूसरा क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे, एक वो क्या बोल रहा है, 2 long conductors separated by a distance d carry currents I1 and I2 in the same direction. Wherever possible always draw the diagram. Wherever possible always draw the diagram, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। तो यहाँ पर 2 long conductors, ठीक है, are separated by a distance d carry currents I1 and I2 in the same direction. तो यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, और दोनों के अंदर करंट कितना जा रहा है, इसके अंदर करंट जा रहा है I1, इसके अंदर करंट जा रहा है I2, और इन द सेम डायरेक्शन एक्सर्ट्स अ फोर्स F ऑन ईच अदर। दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स F एक्सर्ट करेंगे, और उसकी वैल्यू मुझे मालूम है म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई इन दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस। और मेरे ख्याल से डिस्टेंस वो लोग ने दिया है क्या, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। एक्चुअली वहाँ पर एक करेक्शन है, वो डिस्टेंस d नहीं है, वो डिस्टेंस a है वहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन जो है वहाँ पर वो करेक्शन कर लेना, वो डिस्टेंस d नहीं, वो डिस्टेंस a है। मतलब 2 वायर है, उसके अंदर करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कितना फोर्स है, वो फोर्स F है, और उसका वैल्यू हमको मालूम है इतना होता है म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई d होता है, बट यहाँ पर डिस्टेंस तो लोग ने a दिया, तो हम लोग a यूज़ करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, नाउ द करंट इन वन ऑफ देम इज इंक्रीज्ड 2 टाइम्स एंड इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। मतलब समझो कि ये एक वायर है, और देखो लोग ने क्या किया, एक तो इसके अंदर करंट जो भी था उसको डबल कर दिया, मतलब इसके अंदर I2 है, तो अब कितना कर दिया उसमें डबल, मतलब 2 टाइम्स ऑफ I2, और उन्होंने क्या किया, डिस्टेंस भी 3 गुना बढ़ा दिया। तो A और A मतलब वायर यहाँ पर किधर है, ठीक है, और लोग ने डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, तो 2 टाइम्स ऑफ I2, ये क्या है I1, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना कर दिया, दोनों के बीच में डिस्टेंस 3a कर दिया, बराबर है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। देखो रिपेल तो होने वाली है, क्योंकि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये F डैश मैं बोलता हूँ, ये फोर्स है F डैश करके, तो इसका वैल्यू मुझे मालूम है F डैश का, और ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट, दोनों का करंट का मल्टीप्लिकेशन, बराबर ना। तो इसका करंट का मल्टीप्लिकेशन कितना है I1, इसका करंट का मल्टीप्लिकेशन है 2 टाइम्स ऑफ I2, लेंथ तो उतना ही है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 3 टाइम्स ऑफ A करके। क्लियर है? तो लोग रिलेशन पूछ रहे हैं कि नेट वैल्यू ऑफ द फोर्स बिटवीन देम इज, ये जो F डैश है वो कितना होगा इन टर्म्स ऑफ F, ठीक है। दोनों के बीच में जो नेट फोर्स होगा, ठीक है, वो कितना होगा इन टर्म्स ऑफ F पूछ रहे। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो इसको सॉल्व करके मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो म्यू नॉट I1 I2 L 2 पाई, और इसको मैं सबको साथ में रखता हूँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2
पाई ए और यहाँ पर कितना आ गया 2/3 करके। ये समझ में आ रहा है? लेकिन ये पूरा चीज़ क्या है, ये पूरा चीज़ देखो एफ है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख के ऐसा लिख सकता हूँ 2/3f। तो इन दोनों के बीच का जो नेट फोर्स है एफ डैश, वो कितना है 2/3f। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, बट दोनों फोर्स एक है ना। यहाँ पर फोर्स कैसा था, अट्रैक्टिव फोर्स था, यहाँ पर फोर्स कैसा है, रिपल्सिव। और रिपल्सिव फोर्स जो था वो हम लोग माइनस साइन से बताते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन इज सी करके। क्लियर है? इन दोनों के बीच का फोर्स एफ है, लेकिन इन दोनों के बीच का फोर्स कैसा, रिपल्सिव। रिपल्सिव फोर्स हम लोग हमेशा माइनस से बताते हैं। मुझे वेक्टर फॉर्मेट में बताना है तो ऐसे माइनस साइन डाल दूँगा। क्लियर है? अंडरस्टूड? तो करेक्ट ऑप्शन है सी करके। JEE 2004 पहले जिसको AIEEE बोलते थे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 2 थिन लॉन्ग पैरेलल वायर, स्क्रीन पे आ गया। आगे के 2 क्वेश्चन एकदम सिंपल है, फिर एक थोड़ा सा मस्त क्वेश्चन आएगा। तो 2 थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस B कैरिंग करंट I। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 2 थिन वायर्स है, दोनों के अंदर करंट कितना जा रहा है, मेरे ख्याल से कैपिटल I बोला है उन लोगों ने। 2 थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस है, हम लोग नोटेशन B लेते हैं, बट उन लोग ने D लेते हैं, बट उन लोग ने B दिया है। और कैपिटल I दे रहा था। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ exerted by one wire on the other is। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं F, और जिसका वैल्यू मुझे मालूम है। F का वैल्यू कितना होता है, μ0 I1 I2 L 2 पाई और डिस्टेंस B। देखो ये होता है पूरे वायर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इतना। बट वो लोग क्या पूछ रहे हैं, यूनिट लेंथ के ऊपर फोर्स कितना लगेगा। तो ये लेंथ को मैं यहाँ लेकर आता हूँ, तो कितना हो जाएगा F/L इज इक्वल टू μ0। ये करंट की वैल्यू कितने I है, ये करंट की वैल्यू कितनी है I है, बरोबर है। और यहाँ पर कितना आएगा 2πb। तो ये क्या हो गया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा, तो ये हो जाएगा μ0 I² 2πb। और दोनों दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, μ0 I² 2πb। तो करेक्ट ऑप्शन इज B करके। स्ट्रेट फॉरवर्ड सम था, गॉट इट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2 थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D, ठीक है, कैरी करंट I इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सिमिलर क्वेश्चन, ये 2 पैरेलल वायर्स हैं, डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, D है। यहाँ पर B की जगह लोग ने D दे दिया, ठीक है। और बाद में लोग क्या बोल रहे हैं, I इन द सेम डायरेक्शन दे विल। तो और यहाँ पर क्या उसने पूछा है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ नहीं पूछा, तो ठीक है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ में नहीं निकालूंगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, L आ जाएगा, बरोबर है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये μ0 I² 2πd और यहाँ पर L, बरोबर है। 2 थिन लॉन्ग बरो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दे विल और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो μ0 I² 2πd कौन सा ऑप्शन है, C वाला, दिख रहा है, देखो μ0 I² 2πd। तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद द फोर्स ऑफ μ0 I² 2πd करके। तो आंसर कौन सा आएगा, C इज द करेक्ट ऑप्शन, μ0 I² 2πd, ओके। मतलब वो लोग यहाँ पर भी इनडायरेक्टली फोर्स पर यूनिट लेंथ ही पूछ रहे, इसको यहाँ पर लेकर आ जाओगे तो आ जाएगा, अंडरस्टूड, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वापस से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स सेपरेटेड बाय अ कैरी इक्वल करंट। तो इसको मैं डायग्राम ऐसे रखता हूँ, डायग्राम मेरे ख्याल से सेम ही आ रहा है। 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरी इक्वल करंट, दोनों के अंदर करंट I है, इसके अंदर भी करंट I है। तो इसका नोटेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं वही मैं लिखता हूँ, छोटा I लिखता हूँ। और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना दिया, 1 मीटर दिया। एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 2 × 10 न्यूटन पर मीटर। देखो लोग ने फोर्स F/L दिया, ये F/L कितना दिया, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। समझ में आ रहा, यूनिट लेंथ का फोर्स दिया, यूनिट लेंथ का फोर्स। और लोग क्या बोल रहे हैं, करंट फ्लोइंग थ्रू देम इज व्हाट। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मुझे मालूम है F/L, उसका फॉर्मूला कितना होता है, μ0 I1 I2 2πd ना। तो ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर 2 पाई डी। मुझे क्या चाहिए, आई स्क्वायर चाहिए, तो आई स्क्वायर क्या रहेगा एफ बाई एल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई डी अपॉन म्यू नॉट, बराबर ना। 2 पाई डी ऊपर चले गया, म्यू नॉट नीचे आ गया, आई स्क्वायर इधर बच गया। तो एफ बाई एल कितना बोल रहे हो लोग है 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2 पाई इंटू डी का वैल्यू 1 है, म्यू नॉट का वैल्यू मुझे मालूम है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो इधर देखो 2 और 2 पाई कितना हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और ये 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 ये पूरा कैंसिल हो गया। तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, तो आई का वैल्यू कितना आ गया 1 एम्पियर। क्लियर है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है 1 एम्पियर इज सी 1.0, तो करेक्ट ऑप्शन सी है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा दूसरा वैरायटी का। ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा करेक्शन है, मैंने वहाँ पर थोड़ा पेन से किया हुआ है बट वहाँ पर वो क्लियरली दिख नहीं रहा है, तो वहाँ पर वो सी करके एकदम लास्ट लाइन में जो लिखा है ना वो सी है, वहाँ पर सी, ठीक है। तो ए बी सी आर पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ कैरिंग करंट आई आई एंड 2 आई। तो 3 वायर है, तो यहाँ पर समझो एक वायर ये है, इधर पे एक फर्स्ट वायर, इधर पे ये सेकंड वायर और इधर पे ये थर्ड वायर, बराबर। तो 3 वायर्स हैं, 1 2 और ये 3, तो 3 वायर्स ए बी सी, एक बी और सी। तो ए बी सी आर 3 पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ कैरिंग करंट आई आई और 2 आई। और देखो लोग ने डायरेक्शन भी दिया हुआ है, ए और बी के अंदर नीचे जा रहा है और इसमें ऊपर जा रहा है। तो इसके अंदर आई, इसके अंदर आई और इसके अंदर 2 आई, करंट ऊपर जा रहा है। और डिस्टेंस और वो डायग्राम वालों ने दिया है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना x है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है x है, ओके, डिस्टेंस x, दिस इज आल्सो डिस्टेंस इज व्हाट x करके। अब जो है वो रीड करो, F1 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय B ऑन A, ठीक है। ये दोनों के अंदर करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो है बी ए के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है, बी जो है वो ए के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो फोर्स एक्सर्टेड, देखो क्वेश्चन सुन, वो लाइन रीड करो, फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, ठीक है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय बी, ठीक है, ये बी वाला इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, फोर्स एक्सर्टेड ए ऑन बी, बराबर ना, ठीक है। और बॉलर ने कितना बोला है, फोर्स कितना है F1 है, ठीक है। बी इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है F1 एंड F2 इज द फोर्स एक्सर्टेड, ठीक है, बाय सी ऑन है। और सी इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, देखो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा, ठीक है। ये बी जो है वो इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है F1 लगा रहा है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, सिंपल ही रखता हूँ। और सी जो है सी जो है, ठीक है, सी इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, सी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है F2 करके, क्लियर है। तो F1 इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय F1, ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, ये स्क्रीन में दिख रहा है क्या, स्क्रीन में ज़रा चेक कर लेता हूँ ना, नहीं स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ। बी इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, F1 लगा रहा है। और ये सी इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, F2 लगा रहा है, ये क्लियर है। तो उन लोग ने सब ऑप्शंस दिए और वो पूछा उसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन। तो जब मैं ए और बी की बात करता हूँ, तो यहाँ पर देखो ए और बी है ना, ए और बी के बीच में फोर्स है, और बी ए जितना बी अगर ए के ऊपर F1 फोर्स लगा रहा है तो ए भी इसके ऊपर F1 फोर्स ही लगाएगा। तो अगर मैं F1 की बात करूँ तो इन दोनों वायर के बीच में ए और बी, ठीक है, वायर ए एंड बी, अगर उसके बीच के फोर्स की बात करूँगा तो F1 है, और उसका फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट, इसके अंदर करंट कितना है I है, इसके अंदर करंट कितना है I है, अपॉन 2 पाई, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है x है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये वैल्यू F1 का वैल्यू और यहाँ पर कितना आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा। तो ये आ गया म्यू नॉट आई स्क्वायर एल 2πx, ये आ गया, बराबर है। और इसका नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव। अब बोलो ने क्या बोला है, C जो है वो A के ऊपर, देखो इसके अंदर करंट ऐसे जा रहा है, इसके अंदर करंट ऐसे जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। और जितना ये इसको रिपेल करेगा उतना ही फोर्स से A भी इसको रिपेल करेगा। और बोलो ने बोला F2, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स जो F2 है, तो वायर A एंड C, तो F2 वो कितना रहेगा, रिपल्सिव होगा, और उसका वैल्यू कितना रहेंगे, म्यू नॉट आई। इसके अंदर कितना करंट है, I, इसके अंदर कितना करंट है, 2I अपॉन 2π, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2x, तो यहाँ पर 2x आ गया। तो अगर मैं F2 को फर्दर सॉल्व करूँगा तो F2 कितना आ जाएगा, म्यू नॉट, फिर यहाँ पर ये I स्क्वायर, I इंटू आई स्क्वायर अपॉन 2πx, 2πx। अब देखो यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर ये 2 बच गया, यहाँ पर ये 2 बच गया, इसको मैंने 2 और 2 लिख दिया, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2πx, बरोबर है। और ये क्या है, ये वाला जो फोर्स है, ठीक है, ये कैसा है, रिपल्सिव है। F2 कैसा फोर्स है, रिपल्सिव है। तो ये इक्वेशन से, ठीक है, जो कि F1 है, और ये इक्वेशन से तुम क्या बोल सकते हो कि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, बट एक है अट्रैक्टिव, एक है रिपल्सिव। ये फोर्स जो अट्रैक्टिव है, ये फोर्स जो है रिपल्सिव। दोनों अट्रैक्टिव होते हैं तो मैं बोलता दोनों सेम नेचर के, दोनों रिपल्सिव होते तो भी मैं बोलता कि दोनों सेम नेचर के, बट दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं। तो ऑपोजिट नेचर के मतलब दोनों फोर्सेस कैसे ऑपोजिट है, तो वो हम लोग वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, -F2 करके, ऐसा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है मेरे ख्याल से, उसमें डी वाला। तो इफ यू सी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से 3 लॉन्ग पैरेलल वायर्स, वापस से 3 लॉन्ग पैरेलल वायर्स की बात ही की। तो 3 लॉन्ग पैरेलल वायर्स, ओके, तो यहाँ पर है 3 लॉन्ग पैरेलल वायर्स carrying current are arranged as shown in the figure. The force experienced by 10 cm length of the wire Q is, तो ये वायर है, यहाँ पर एक वायर, दूसरा वायर और ये तीसरा वायर, ये है P, ये है Q और ये है R, ठीक है। अब हम लोग ने करंट का वैल्यू दिया है, P के अंदर जो ऊपर जा रहा है, P और R के अंदर ऊपर जा रहा है और Q के अंदर नीचे जा रहा है। तो इसके अंदर करंट नीचे जा रहा है, इसके अंदर करंट ऊपर जा रहा है और इसके अंदर भी करंट ऊपर जा रहा है। वैल्यूज़ दिया लोग ने 10, 20, ये वैल्यू है 10 एम्पियर, ये वैल्यू है 30 एम्पियर और ये वैल्यू है 20 एम्पियर, ठीक है। और लोग क्या बोले, द फोर्स 3 लॉन्ग straight and parallel wires carrying current are shown in the figure. The force experienced by 10 cm length of the wire Q is कितना, बरोबर है। तो देखो तीनों, इसका जो लेंथ है, अज्यूम करते हैं हम लोग कि तीनों का लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर ये, तो इसका जो लेंथ है, लेंथ, ठीक है, इसका लेंथ कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब अभी आगे देखो, अगर मैं बोलूँ मैं अल्टीमेटली इसके ऊपर फोर्स कितना रहा वो बोले, अगर मैं इसकी बात करूँगा तो दोनों के अंदर देखो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसकी वजह से, आर की वजह से जो फोर्स आएगा, ठीक है, आर की वजह से जो फोर्स आएगा वो मैं बोलता हूँ F सफिक्स R, ऐसा है, क्लियर। अब देखो इसको मैं देखूँगा तो देखो ये करंट इसके अंदर ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो देखो अगेन इट इज़ एन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो फिर से एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। देखो ये ऐसा जा रहा है, ऐसा, तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा Q की वजह, P की वजह से, वो आएगा FP। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा, तो देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, तो नेट फोर्स क्या आएगा, सब्ट्रैक्टिव होने वाला, बट FP माइनस FR होगा कि FR माइनस FP होगा, वो तो वैल्यू निकालने पे मालूम पड़ेगा, ओके। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरे ख्याल से दिया है क्या लोगों ने, नहीं डिस्टेंस तो नहीं दिया शायद लोगों ने,
हाँ दिया है 2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। ये जो डिस्टेंस है दिस इज 2 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एफ आर की। तो एफ आर क्या, ओके, तो अगर मैं एफ आर फोर्स की एफ आर की बात करूँगा, ठीक है, पहले अपन बात करते हैं एफ फोर्स ड्यू टू, ठीक है, आर ऑन क्यू। तो जो आर की वजह से जो आर वाला जो वायर है उसके से जो फोर्स आएगा क्यू पे, उसको मैंने बोला एफ आर, और हम लोग फोर्स कैसे निकालते हैं, उसका वैल्यू होता है म्यू नॉट I1 I2, बरोबर है, I1 I2 इंटू, तो ये I1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, I1 I2 इंटू L ना, L, और अगर इसका 10 है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, तीनों का लेंथ क्या है, सेम है, तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो आई कैन राइट इट दिस एज 10 इंटू 10⁻² मीटर अपॉन, और यहाँ पर 2 पाई इंटू डी, डी कितना है दोनों के बीच में, 2 इंटू 10⁻²। तो फटाफट इसको भी आगे अगर सॉल्व करूँ मैं तो कितना आ जाएगा, ये म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 20 10 10 10⁻², तो 10 इंटू 10⁻² अपॉन, ये हो गया 2 पाई इंटू 2 इंटू 10⁻²। ये क्लियर है, जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, 2 पाई 1 ज़ा 2 ज़ा, बराबर है, और फिर ये 2 इससे गए, ये 10⁻² 10⁻² कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 10 और ये 10 कितना हो गया, 10⁻² हो गया, और ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 10⁻⁻5। तो फाइनल आंसर जो आएगा दैट इज 20 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। अब ये हो गया आर की वजह से क्यू पे कितना फोर्स आ रहा है, इतना आ रहा है, और वो रिपल्सिव। इसके से कितना फोर्स आ रहा है, तो फोर्स ड्यू टू पी, उसके लिए भी फॉर्मूला क्या रहेगा, म्यू नॉट I1 I2, तो I1 कितना है 30, I2 कितना है 10 इंटू लेंथ कितना है 10 इंटू 10⁻² अपॉन 2 पाई इंटू डी, डी कितना दिया है 10 इंटू 10⁻², क्योंकि 10 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 30 10 इंटू 10⁻² अपॉन 10 इंटू 10⁻²। एक स्टेप थोड़ा ज़्यादा कर दो, बट कैलकुलेशन मिस्टेक्स अवॉइड करो। 2 1, ये 2 पाई इससे गया 2 से, ओके, ये कितना हो जाता है, इसको ऐसे कर देता हूँ मैं, ये 10⁻², 10⁻² गया, 10 से गया, यहाँ पर क्या क्या बच गया, ये 2 बचा, ठीक है, और यहाँ पर देखो ये 10 है और ये 10⁻⁷, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2 इंटू 30 है ना, तो इसको मैं 3 इंटू 10⁻1 लिख दिया, ये हो गया। अब ये 10 बचा और ये 10⁻⁷, बरोबर है, तो 2 3 ज़ा कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो गया 10⁻², और ये तो कितना हो गया 10⁻⁻5, ठीक है। तो एफ पी की वजह से फोर्स कितना आ गया 10⁻⁻5, 6 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो कौन सा फोर्स ज़्यादा है, एफ आर का फोर्स ज़्यादा है ना। तो नेट फोर्स आएगा एफ आर माइनस एफ पी, दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, ये है 20 इंटू 10⁻⁻5, ये 6 इंटू 10⁻⁻5, तो 20 - 6 कितना हो गया 14 इंटू 10⁻⁻5, 14 को आई कैन राइट इट एज 1.4 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन, ठीक है, क्लियर है। और ये कैसा नेचर का है, रिपल्सिव नेचर का। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, हाँ अच्छा रिपल्सिव नहीं, बट यहाँ मुझे बताना पड़ेगा लेफ़्ट की राइट। तो ज़्यादा किधर है आर,
बरोबर है। तो देखो यहाँ पर आर किधर है, राइट में है, तो कौन सा ऑप्शन है 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴ टुवर्ड्स राइट करके, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, क्योंकि ज़्यादा फोर्स जिधर होगा उसके डायरेक्शन में ही वो मूव करेगा। क्लियर है कि नहीं, बरोबर है। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे। इट सेज 2 पैरेलल वायर्स ऑफ 1 मीटर अपार्ट, ठीक है, 2 पैरेलल वायर्स ऑफ 1 मीटर अपार्ट कैरी currents of 1 ampere and 3 ampere respectively in opposite direction। तो 2 पैरेलल वायर्स हैं, तो 2 पैरेलल वायर्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट कैरी करंट 1 एम्पियर एंड 3 एम्पियर। तो ये 2 पैरेलल वायर्स है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है। एक के अंदर करंट है 1 एम्पियर और दूसरे के अंदर है 3 एम्पियर, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो लेट्स से दिस इज 3 एम्पियर इन द अपोजिट डायरेक्शन। द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग बिटवीन द 2 वायर इज, ओके। तो मुझे मालूम है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मतलब डिवाइड लेंथ कितना होता है μ0 I1 I2 मतलब 1 इंटू 3 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 1 मीटर। μ0 की वैल्यू मुझे मालूम है, वो कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 3 अपॉन 2 पाई इंटू 1। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। तो ये कितना आ गया 1 ज़ा 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, सब 6 इंटू 10⁻⁷ ही है। अच्छा, सब 6 इंटू 10 पावर में ही है, बट मुझे दोनों के अंदर कैसा करंट जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा रिपल्सिव। तो कौन सा ऑप्शन है 6 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन रिपल्सिव वाला बी वाला ऑप्शन, ठीक है। दिस इज न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इजी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 long and straight wires each carrying current 5 ampere। तो अभी फिलहाल हम लोग टाइप वाइज कर रहे हैं, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो थोड़ा मिसलिनियस लूँगा, और फिर जितने भी जेई में जितने भी नीट में आए हैं एडवांस का भी एक अलग से पूरा सेशन ले लूँगा, उसमें पूरा मिक्सचर होगा ये सब, ओके। तो 2 long straight wires each carrying current 5 ampere, 2 long straight current carrying wires है। लेट से ये पहला वायर है, ये दूसरा वायर है, इसके अंदर करंट कितना जा रहा है 5 एम्पियर, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में बोला है कि सेम। ईच कैरिंग मार्केट पैरेलल टू ईच अदर, ईच कैरिंग करंट 5 मार्केट पैरेलल टू ईच अदर एट अ फोर्स द मैग्नीट्यूड। अच्छा, वो लोग ने बोला नहीं कि करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, इतना बोला है कि इसके अंदर करंट जो है वो 5 एम्पियर जा रहा है, इसके अंदर भी करंट कितना जा रहा है 5 एम्पियर जा रहा है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 2.5 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है दिस इज 2.5 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर। बाद में क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय 5 सेंटीमीटर ऑफ द वायर। तो ये दोनों वायर का लेंथ उसने बोला है, ठीक है, इसका और इसका। तो लेंथ वाले ने कितना बोला है 5 सेंटीमीटर मतलब 5 इंटू 10⁻² मीटर। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स कितना आएगा, वो अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे, डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन पे, बट फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहता है और उसका वैल्यू होता है μ0 I1 I2। तो दोनों के अंदर 5 जा रहा है, तो 5 इंटू L कितना दिया 5 इंटू 10⁻² अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस कितना है 2.5 इंटू 10⁻²। μ0 का वैल्यू मुझे मालूम है कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ 5 इंटू 10⁻² अपॉन 2 पाई इंटू 2.5 इंटू 10⁻²। तो यहाँ पर कौन जिससे कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 2 इससे गए 2 से, और फिर देखो ये 2 और ये 5 कितना हो गया 10 हो गया, 10 हो गया, बरोबर है। ये और ये कितना हो गया 10 हो गया,
अब यहाँ पर देखो, ये जो है 10⁻⁻7 और ये 10⁻², ये कितना हो जाता है 10⁻⁹ बरोबर, 7 8 9, और ये 10 और ये कितना, अच्छा ये यहाँ से 10⁻² है, ठीक है, ये जब ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻+2, ठीक है, और तो ये 10⁻1 और ये कितना हो गया 10⁻⁻8 और ये कितना हो गया 10⁻⁻6, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या क्या बच गया, तो देखो ये 5 बचा, ये 5 बचा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 5 इज़ 25 × 10⁻⁻6 और नीचे कितना बचा 2.5, बरोबर है। तो ये 2.5 को 2.5 अगर डेसिमल को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ या इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.5, इसको 2.5 लिखा तो यहाँ पर 10⁻1 × 10⁻⁻6 और अपॉन 2.5, ये इससे कैंसिल हो जाता, तो कितना आ गया आंसर 10⁻⁻5, ठीक है, फोर्स है तो न्यूटन में आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया है, ठीक है, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आना चाहिए क्योंकि ये अलग ही वैरायटी, ये एक्चुअली हम लोग ने कर चुके वो वाला वैरायटी का है, बट ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ने पूछ लिया तो अपन भी सॉल्व कर ही देते हैं इसको। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डायग्राम तो दिया हुआ है, ठीक है, DEF और ABC, DEF के अंदर करंट ऐसा कर B, E और F, तो देखो ये D है, ये पॉइंट E है और ये पॉइंट F है, और यहाँ पर ABC ना ऐसा A है, फिर ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, ऐसा दोनों वायर्स हैं, बराबर है, और उन लोगों ने, ठीक है, ये लाइन बताया ऐसा और यहाँ पर एक पॉइंट O है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट O है, ओके, और उनमें करंट का डायरेक्शन बताया हुआ है, इसके अंदर करंट जा रहा है नीचे की तरफ, उसके अंदर करंट जा रहा है ऐसे, तो यहाँ पर लेट्स से दिस करंट इज़ 9 एम्पियर, ऐसे आके ऐसे जा रहा है, और यहाँ से करंट ऐसे आके फिर ऐसे जा रहा है, और ये करंट है 4 एम्पियर, क्लियर है, और डेटा वगैरह सब दिया है। बाद में क्या बोलता है इनफाइनाइटली लॉन्ग बेंड, तो देखो यहाँ पर इनफाइनाइटली लॉन्ग बेंड का समझ में आ रहा है, देखो डायग्राम अगर देखोगे ना तो देखो ये वाला एंड देखो लोग ने डॉटेड बताया, और यहाँ पर ये एंड खत्म हो गया, ये वाला एंड यहाँ पर खत्म हो गया, बट ये वाला एंड देखो डॉटेड बताया, समझ में आ रहा है। मतलब ये जो वायर है ना, जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है वायर का DE और PA, ये एक्चुअली कैसा है तुम बोल सकते हो इनफाइनाइट, ठीक है, और ये ऐसा, ये जो पोर्शन EF है और पोर्शन जो CB है वो कैसा फाइनाइट है, अंडरस्टूड, अगर मैं पोर्शन के हिसाब से जाऊँगा तो, और पॉइंट O पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालने बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द ओरिजिन। और लोग ने और कुछ दिया है कि OB का लेंथ जो है, OB का जो डिस्टेंस है वो है 2 सेंटीमीटर और OE का लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर, तो ये पॉइंट O पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखो यहाँ पर टोटल अगर देखने जाओगे तो बहुत सिंपल है, वैसे तो डायग्राम खाली बहुत एकदम खतरनाक दे दिया। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर टोटल 4 वायर है, DE, EF, AB और BC, और देखो चारों स्ट्रेट वायर है, और स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जब भी मुझे निकालना होता है तो मेरे पास उसके स्टैंडर्ड उसका जनरल इक्वेशन भी है और उसका स्टैंडर्ड केसेस भी मेरे पास, उसका भी मुझे मालूम है। तो देखो अगर मैं बात DE करूँगा, DE की, ठीक है, वायर DE, इसको नीचे लिखता हूँ मैं, वायर DE एंड वायर AB, ठीक है, इसके ऊपर जो पॉइंट है ना, देखो इसके हिसाब से पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस,
अगर पॉइंट एक्सिस पे लाई करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन की वजह से ओ पे कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि करंट अगर ऐसा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या ऊपर होगा या नीचे होगा, समझ में आ रहा है? ठीक है ऐसा। और यहाँ पर अगर करंट ऐसा जा रहा है तो या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, बट इधर मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन हम लोग ऑलरेडी मालूम है, बहुत जगह यूज़ होता है ये। कभी भी पॉइंट एक्सिस पे या वायर पे आएगा तो 0 होता है। तो ओ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इसकी वजह से आएगा और इसकी वजह से आएगा। अब तुम ओ को देखोगे ना, तो अगर मैं सेगमेंट ई एफ की बात करूँगा, ई एफ, तो ई एफ वायर देखोगे तो देखो पॉइंट ओ किधर है, एंड्स पे है ना। और अगर एंड पे रहेगा तो मुझे मालूम है, ठीक है, जनरल इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन अगर याद होगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी था, याद है। और यहाँ पर क्या था, साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2 था। और मैंने बोला कभी भी पॉइंट अगर कोई भी एंड पे लाई करता है तो एक एंगल कितना होता है, एक एंगल 0 हो जाता है, दूसरा एंगल 90 होता है। याद आ रहा है, फाई 1 या तो फाई 1 0 होगा, या तो फाई 2 90 होगा, या तो फिर फाई 2 क्या हो जाएगा, फाई 1 90 हो जाएगा, या फिर फाई 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों केस में क्या होता है, ये 0 है, ये 1 है, या फिर ये 1 है तो ये 0 है। तो घूम फिर के नेट मैग्नेटिक फील्ड इतना आता है, समझ में आ रहा है, एट दी एंड्स करके। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब अगर मैं ई एफ की बात करूँगा तो यहाँ पर देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, ये इतना आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसके से करंट जो भी है, वैल्यूज़ नहीं, वैल्यूज़ में रखता हूँ, समझो ये जो करंट है ना, इसको मैं बोल देता हूँ I1 और इसको मैं बोल देता हूँ करंट I2। तो यहाँ पर करंट आ जाएगा I1, ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है ना करस्पॉन्डिंग, इसको बोल देता हूँ D1, इसको बोल देता हूँ D2। तो देखो डिस्टेंस कितना, ये D1। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है इसकी, ये तो करंट नीचे जा रहा है, ठीक है, मेरा पॉइंट इधर है ना, और फिर फिंगर्स को 90 डिग्री से बेंड कर दो ऐसे, समझ में आ रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, BE, इसकी वजह से आएगा, ठीक है, इसको B1 बोल देता हूँ, ठीक है। इसके जो मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा, जो वो कहाँ पर होगा, बाहर की तरफ होगा, तो किधर है, आउटवर्ड्स डॉट। अब बात करूँ अगर मैं BC सेगमेंट की, तो देखो BC के हिसाब से भी देखो ये जो एंड है वो इनफाइनाइट है, ठीक है, एंड जो है वो इनफाइनाइट एंड है, बरोबर है। और पॉइंट देखो कहाँ पर है, ठीक है, पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, एंड पे। एंड पे लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट दी एंड। इसकी वजह से जो भी, इसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट बी पे होगा, पॉइंट ओ पे होगा, उसको मैंने बोला B2 करके, ठीक है। और वो कितना होगा, वो होगा म्यू नॉट I2 अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस कितना है D2। देखो ये पॉइंट का, ये वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है D2, और ये कहाँ पर है, तो देखो करंट ऊपर जा रहा है, मेरा पॉइंट इधर है, ऐसा रखा और फिंगर 90 डिग्री से बैठ, मतलब ओ पे मैग्नेटिक फील्ड B2 भी क्या है, बाहर ही है। तो दोनों भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड वो हो जाएगा B1 प्लस B2, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, B1 प्लस B2। तो दोनों में कॉमन पहले वैल्यूज डाल देता हूँ, I1 अपॉन 4 पाई D1 प्लस U2 I2 4 पाई D2। दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा, I1 अपॉन D1 प्लस I2 अपॉन D2। वैल्यूज डाल दे दे, इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। तो 10⁻⁷ I1 कितना है, तो उसको 9 एम्पियर बोला है, तो 9 लिख देता हूँ। D1 कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, 3 × 10⁻² प्लस I2 कितना है, I2 4 है, और नीचे D2 कितना है, 2 सेंटीमीटर है, तो उसको भी मीटर में कन्वर्ट करके 10⁻² कॉमन आ गया, तो 10⁻⁷ अपॉन 10⁻²। यहाँ पर कितना बच गया, ये 3 3 × 9, ये 2 1 × 2 2 सा, ब्रैकेट में कितना बचा, 3 + 2, 3 + 2 होता है 5, और ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻² और ये तो हो जाएगा 5 × 10⁻⁻⁸ न्यूटन। समझ में आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन इज